₹300 यस सर। पे पड़ा है, पेज पे पड़ा, देखो। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे रेसिप्रोकल इनर्वेशन की। ये 1626 में दिया था रेने डेस्कार्टस ने। ये दैट वाज द फर्स्ट मॉडल। इसके बाद बहुत से मॉडल आए हैं और अच्छी अच्छी स्टडीज इस पे हुई हैं, बट दैट वाज द वेरी फर्स्ट मॉडल। रेसिप्रोकल इनर्वेशन को जब भी समझना हो तो कुछ एग्जांपल मैं कोट करता हूं, जैसे कि आप जा रहे हैं और अचानक किसी भी नॉक्सियस स्टिमुलस से आपका सामना हो गया। व्हाट इज नॉक्सियस स्टिमुलस? जो आपको पेन देता है, जिससे आपको चोट लग सकती है या जिससे आप डरते हैं, दैट इज अ नॉक्सियस स्टिमुलस। So whenever you go towards any noxious stimulus without knowing about it, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपके रेसिप्रोकल इनर्वेशन का, क्योंकि इसी रेसिप्रोकल इनर्वेशन के थ्रू ही ये मूवमेंट होता है। क्योंकि कोई भी, जैसे आप जा रहे हैं, अचानक पैर के नीचे कोई गर्म चीज आ गई, आप झटके से पैर को एक्सटेंड कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये हुआ कैसे? बेसिकली आपके माइंड ने तो वो वाला प्रोसेस जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमने डिस्कस किया था एंटागोनिस्ट के बारे में। तो बेसिकली इस समय यही होता है कि आपके मसल्स को, जो आपके सेट ऑफ मसल्स हैं जो पेयर में काम कर रही हैं एक दूसरे के विपरीत, उनको मैसेज जाता है। वेरी गुड। आपकी फ्लैक्सर मसल्स को एक मैसेज गया कि भैया आपको या तो फ्लैक्स करना है, या एक्सटेंसर को मैसेज गया। तो एट द सेम टाइम ना, जब भी ये मैसेज जाता है तो दूसरा वाला जो मसल है ना, वो इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब होता है अवरुद्ध करना। यानी एक अगर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा उसको अवरुद्ध करने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों एक साथ काम करते हैं जिससे मूवमेंट हो पाए। क्योंकि टर्निंग इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा? ये पेन को मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। इस पेन को अगर हमें इस एक्सिस पे घुमाना है तो या तो आपका एक तरफ से फोर्स लगे, या दोनों तरफ से अगर फोर्स लग रहा है तो कोई ज्यादा या कम लगे, तो सेम उस जॉइंट के अराउंड वो पार्ट मूव करे। इसके लिए आपके फ्लैक्सर को मैसेज जाता है। अब ये जो एग्जांपल है, देखिए ब्रेन दिखा रहा है, ब्रेन से आपके मोटर न्यूरॉन को मैसेज आया, और बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड से ही मूवमेंट्स आपके गाइड हो जाते हैं। इनके लिए आपको यूजुअली ब्रेन तक जाना भी नहीं पड़ता। ब्रेन में जो कोडिंग और डिकोडिंग होती है कि भैया क्या चीज है, कैसे डिकोड करना है, कैसे मूवमेंट होना है, आपके स्पाइनल कॉर्ड ही उसको रिफ्लेक्ट एक्शन कर देता है, क्योंकि टाइम नहीं होता है, बॉडी डैमेज का सवाल होता है। अगर इसको सिंपलेस्ट डिफिनेशन दी जाए ना इसकी रेसिप्रोकल इनर्वेशन की, तो होगा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और मसल ग्रुप with the relaxation of muscles that have the opposite direction। बहुत सिंपल है कि the contraction of one muscle or group of muscle with that have the opposite direction। एक एग्जांपल देता हूं, अपनी आंखों का लीजिए। अगर आपको अपनी आंखों को दाहिने ऐसे जाना है ना, तो यूजुअली 99% केसेस में आपकी दोनों आंखें दाहिने जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आंख दाहिने और एक आंख बाएं ले जाएगी। उसका कारण क्या होता है कि जब भी दोनों आंखें दाहिने जाती हैं तो बेसिकली इसमें कुछ मसल्स है, जैसे राइट लेटरल रेक्टस मसल और लेफ्ट मीडियस रेक्टस मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है। आप दाहिने देख रही हैं तो राइट लेटरल रेक्टस, मम्मी आप लोगों की आवाज अंदर जा रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, चलता रहता है। देन योर राइट lateral rectus and left medius rectus is contracted. At the same time, your left lateral rectus and right medius rectus is relaxing. ये क्यों हो रहा है ये बताओ। अगर आपको राइट जाना है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने से नहीं काम मिलेगा, आपको रेंज ऑफ मोशन के लिए एक तरफ मसल रिलैक्स भी तो करना है। कोई चीज एक तरफ खींचेगी कैसी जब तक उसमें एक तरफ से उसको ढीला नहीं मिलेगा। तो सेम टाइम ये ग्रुप ऑफ मसल्स है, यानी व्हाट इज रेसिप्रोकल इनर्वेशन, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि बॉडी में मसल्स जो है वो एक तरह के पेयर में काम कर रहे हैं जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। वन इज कॉन्ट्रैक्टिंग तो अनदर इज रिलैक्सिंग एट द सेम टाइम। आंखों के मूवमेंट में ऐसा है। इसमें ये भी चीज समझने की है कि अगर
थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो बोलते हैं कि स्केलेटल मसल्स एज एक्साइटिंग इन एंटागोनिस्ट पेयर, यानी व्हाट इज एंटागोनिस्ट मैंने पहले भी बताया, एंटागोनिस्ट गोनिस्ट मसल एगोनिस्ट मसल। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो एक्साइट करती हैं यानी उत्तेजित होती हैं एंटागोनिस्ट पेयर में विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल प्रोवाइडिंग फोर्स ऑपोजिट टू दोस जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अदर। एक मसल दूसरे मसल का कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर रही है, दूसरा एट द सेम टाइम रिलैक्स कर रही है अपने आप। मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था कि आप अपने बाइसेप्स को तभी फ्लैक्स कर पाते हैं क्योंकि आपकी है ये जो आपकी ट्राइसेप्स है वो उस समय रिलैक्स कर रही होती है। अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपकी ये जो जॉइंट एंगल नैरो हो रहा है ये नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रेसिप्रोकल इनर्वेशन। इसका एग्जांपल है जैसे कुछ जगहों पे तो जैसे वॉकिंग में दोनों चीजें चलती हैं, वॉकिंग में रेसिप्रोकल इनर्वेशन भी चल रहा है और साथ ही साथ स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन भी चल रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल इनर्वेशन जो है वो बेसिकली एक बार हुआ और खत्म हो गया, आपने अपने पैर को बचा लिया, देन इट इज नॉर्मलाइज। आपकी तरफ कोई चीज आ रही है, आपने गर्दन हटा ली, दैट इज नॉर्मलाइज। बट कई जगहों पे रेसिप्रोकल इनर्वेशन के साथ साथ भी आपका स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। इसमें एक चीज और अच्छी चीज है, जैसे आपको नी जॉइंट फिक्स करना है, आपको नी इंजरी हुई थी, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपनी एंटागोनिस्ट मसल्स को ज्यादा ट्रेन कराएं। तो उसके लिए आपको एंटागोनिस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके देर तक रखना है, स्टिमुलेट करके रखना है। तो कभी भी नी इंजरी जिनको होती है उनको जब बाद में रिहेबिलिटेट के लिए एक्सरसाइज बताते हैं ना, तो उनको बोलते हैं अपने एक्सटेंडेड लेग के साथ अपर थाइस को कॉन्ट्रैक्ट करो, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर थाई करो और उसको रोक के रखो थोड़ी देर तक। ये एक तरह की एंटागोनिस्ट मसल्स की एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन राइट, रेंज ऑफ मोशन लेफ्ट। अश्विनी अगर तुम चाहो तो इस फिगर को एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसका फुल फॉर्म बता सकता सेम हूँ। वही है जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ से 2 मिनट के लिए टेक ओवर कर सकते हो इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मेरे इतना समझ में आ रहा है रेंज ऑफ मोशन राइट लेफ्ट नहीं, फिर वो काफी डीप हो जाएगा, जो शेरिंगटन लॉ हो ऑफ जाएगा भाई। रेसिप्रोकल इनर्वेशन है वो पूरा इसीलिए मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हाँ हूँ कि जिस तरह से इनके सिलेबस में इसी तरह जाऊँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पूरी बॉडी में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ही एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एकदम आप ले सकते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर आर वर्किंग टुगेदर इन सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग for the muscle contraction and relaxation that are the best example of reciprocal innervation. I have given the example of eye also, but reciprocal innervation के साथ साथ stimulated या continuous contraction भी चलता है, simultaneously contraction भी चलता है, तभी कोई movement perform होता रहता है। इसकी अगर थोड़ी सी अच्छी definition लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि skeletal muscle as existing in antagonist pairs with contraction of one muscle providing forces opposite to those generated by contraction of other। अब ये डेफिनेशन आपको नेट पे भी मिल जाएगी, मैंने वहीं से चेपी है, वहीं से उठाई है, तो आपको कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, मिल जाएगा आपको। जो मैंने सबसे सिंपल चीज आपको दिखाई वो जरूर लिखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल और ग्रुप ऑफ मसल विथ relaxation of muscles that have opposite direction. That is my personal understanding of this definition actually. ठीक है, क्लियर है? बताइए, किसी को जब भी क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, उसको और आप हाथ सिंपलीफाई खड़े कर कर दिया सकते जाएगा। हैं। सर डेफिनेशन एक बार और बोल दीजिए सर। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन मसल और ग्रुप ऑफ मसल with the relaxation of muscles that have the opposite direction. ये याद रखना, that is not the definition. Definition आपको और ऐसी मिलेगी जिसको याद होने में बहुत समय लगेगा। हम लोग जैसे याद आज तक ये भी ना इसकी डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन की क्यों याद है, सबसे छोटी थी, वही वाली बात। सब वो आसान वाली डेफिनेशन देख लेना, हमने भी बहुत खोज के याद की है, सब याद करते हैं। ठीक है,
अभी हम लोगों ने कवर किया आज में एंगल ऑफ फुल, ऑल और नन लॉ, और थर्ड वन इज रेसिप्रोकल इनर्वेशन दैट इज गिवन बाय रेने डेकार्ट इन 1626 who was presented this first model. These three topics are वेरी बेसिक, और इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये हमेशा आपका, पता नहीं मुझे क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, बट शॉर्ट नोट्स में आते हैं, यूजुअली आते हैं, और हिस्टोरिकल से भी कभी कभी आ जाते हैं, जैसे अच्छे एग्जामिनेशन। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो एंगल ऑफ फुल जानते हो कैसे आता है? एंगल ऑफ फुल इज एंगल बिटवीन, 3-4 चीजें दे देगी और उसमें से एक चीज आपको डिफाइन करना होगा। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपको अगर वो 2 लाइनें याद आ रही हैं जो इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ मसल के जा रहे हैं और एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड बोन को जोड़ रहा है जिसमें मसल इंसर्ट हो रही है, उनके बीच का एंगल टुवर्ड्स द साइड ऑफ द जॉइंट, दैट इज द एंगल ऑफ फुल। नाउ मूविंग टू द पोस्चर, थर्ड वन इज द पोस्चर। पोस्चर बहुत वास्ट टॉपिक है, और पोस्चर में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं पोस्चर शब्द बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आइडियली सब कुछ करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हर आदमी का बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। एवरीबॉडी इज इंडिविजुअली वेरी यूनिक इन टर्म ऑफ देयर मसल अरेंजमेंट, देयर लेंथ, देयर विड्थ एंड एवरीथिंग, देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सबका, किसी को खाना जल्दी पच जाता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को दीवार पे पैर ऊपर चला के अच्छी नींद आती है, कोई जो है तकिया पैर के बीच में डाल के बहुत अच्छा सोता है। और ये जब पोस्चर डिस्कस करते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पोस्चर एक ऐसी चीज है जो अपने आप दो जगहों पे कैरी करते हैं, थ्रू आउट लाइफ आप कैरी करते हैं अपने साथ, और थ्रू आउट द डे कैरी करते हैं। व्हाई आई एम सेइंग थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द लाइफ? डे को मैंने एक यूनिट बनाई लाइफ की, भाई हर एक दिन मिलकर आपकी जिंदगी बनती। डे इज वाई इंपॉर्टेंट? डे में आप हमेशा एक जैसा नहीं होते। अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप टीवी देखेंगे सोफे पे टेढ़े होके, उसके बाद आप हो सकता है कि किसी और काम से चले जाएं, फिर आप हो सकता है वर्कआउट करें। एवरी टाइम यू आर कैरिंग योर पोस्चर। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पोजिशनिंग एंड कैरिंग लिम्स एंड द बॉडी एज अ होल, positioning and carrying of limbs and the body as a whole is called posture. बहुत पहले किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि posture means different to different people, different from different background actually. For doctor, what is posture? डॉक्टर के लिए तो एक बॉडी है, बेसिकली एक बॉडी है जिसको चीर फाड़ के वो सारी चीजें देखेगा, समझेगा कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं काम कर रही, कैसे ठीक करना। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एक बहुत बड़ी कलाकृति है पोस्चर, उसको वो अलग तरीके से डील करता है। एक बायोमैकेनिक्स के लिए बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, कैसे वो मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम ले सकता है। एक फिजिकल एजुकेशन के लिए बेसिकली पोस्चर जब आती है, तब हम बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी सेगमेंट कैसा है कैसा नहीं है, तब ये बातें आती हैं। तो एक डेफिनेशन आपको सबसे जो बेसिकली सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो है कि इट इज द एटीट्यूड विच इज एज्यूम्ड बाय द बॉडी पार्ट टू मेंटेन stability and balance with minimum effort. It is the attitude which is assumed by the body and its parts to maintain the stability and balance with minimum effort and least strain during supportive and non-supportive position. अब ये डेफिनेशन को अगर मैं टुकड़ों में पढ़ूं तो इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे द एटीट्यूड विच एज्यूम्ड बाय द बॉडी। अब ये एक एटीट्यूड है जो आपकी बॉडी एज्यूम करती है। बॉडी एज्यूम पहले ही बोला कि अगर आपके क्लास में टेस्ट कर लिया जाए, एक फोर्स प्लेटफॉर्म होता है जिससे ये पता लगता है कि आपके पैर कितना फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली जमीन पर, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपकी क्लास में टेस्ट हो जाए ना, तो आपके 99% लोग ऐसे होंगे जो राइट से ज्यादा लगा रहे होंगे, लेफ्ट से कम। ऐसा नहीं कि लगा रहे हैं, वो खड़े होने पे ही ऐसा हो रहा है उनके साथ। इसीलिए आपके जूते जो घिसते हैं ना, यूजुअली अपने जूते का घिसना देख लेना,
या तो आइदर राइट साइड के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कभी ज्यादा घिसते हैं, कभी लेफ्ट में ज्यादा अंदर की तरफ घिसते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ब्लेस्ड, मेरे साथ भी ऐसा नहीं है। मेरा राइट फुट पे ज्यादा वेट आता है, इसकी वजह से मेरा राइट शूज हल्का सा टिल्ड होने लगता है जब मैं ज्यादा यूज करता हूँ। जबकि बहुत ब्लेस्ड लोग हैं जिनके दोनों पैर जो है वो एकदम बराबर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं नीचे की तरफ। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज द एटीट्यूड विच एज्यूम्ड बाय द बॉडी, यानी बॉडी जो एज्यूम करती है एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर ट्रेनिंग। ना जो ये एज्यूम करती है फॉर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, लेकिन ये स्टेबिलिटी और बैलेंस कैसे आएगी? विथ मिनिमम एफर्ट एंड लीस्ट स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? मसल और जॉइंट पे आपके ज्यादा दबाव ना आए और आपको कम से कम एफर्ट करना पड़े इस पोजीशन के लिए। और लास्ट में कह रहा है ड्यूरिंग सपोर्टिव एंड नॉन सपोर्टिव पोजीशन। इस चीज को ऐसे समझिए कि हर आदमी बिना सपोर्ट के खड़ा या बैठ सके ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी मैं एग्जाम्पल्स में पैरा एथलीट्स को ले लेता हूँ। कुछ ऐसे पैरा एथलीट्स हैं जो बिना अपने वॉकिंग स्टिक या जो भी उनके साथ उनका सपोर्टिव इक्विपमेंट है उसके बिना खड़े नहीं हो सकते। तो जब हम उनके पोस्चर की बात करेंगे तो दैट सपोर्टिंग इक्विपमेंट इज द पार्ट ऑफ पोस्चर, दैट इज नॉट आउटसाइड ऑफ दैट डेफिनेशन। अगर वो उसके साथ कंफर्टेबली अपने जॉइंट्स पे मिनिमम स्ट्रेन, मसल्स पे मिनिमम स्ट्रेन और मिनिमम एफर्ट के साथ खड़ा है और बॉडी उसकी उसी तरह से एज्यूम कर रही है और अगर उसको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है तो दैट इज अ करेक्ट पोस्चर। एक और डेफिनेशन है जो कहती है कि रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी पार्ट्स है ना उनका रिलेटिव अरेंजमेंट क्या है। हर बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं आप खड़े हैं तो आपका हाथ जो है अलग जा रहा है, अलग है, या आपका कूल्हा अलग दिशा में जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, या गर्दन अलग से गिरी हुई है। तो आपके जॉइंट का रिलेटिव अरेंजमेंट क्या है? दूसरी लाइन उसी में कहता है इट चेंजेस विद द पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, मूवमेंट चेंज करते हैं, ये भी चेंज होता है। इट इज नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट। Sometimes for the static position it is static, but whenever you are moving it is a very dynamic concept of posture. And last में कहता है through life and throughout your day। मैंने पहले ये वर्ड मेंशन किया है कि इस पूरी डेफिनेशन का है कि relative arrangement of parts of the body, it changes with the position and movement of the body throughout life and throughout the day। throughout life में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था what is throughout of life। आप अलग अलग एज से गुजर रहे हैं और अलग अलग एज में आपकी बॉडी की कैपेसिटी और लिमिटेशन अलग अलग होती है और उस कैपेसिटी और लिमिटेशन के हिसाब से बॉडी अलग अलग से तरह से पोस्चरल डिमांड्स को रिफ्लेक्सेस देती है। फॉर एग्जांपल जब कई लोग 90 डिग्री ऐसे स्पाइन से झुक जाते हैं आफ्टर 70-80, कमर झुक जाती है, वो उनके पोस्चर की डिमांड है। वो उनके पोस्चर क्या होता है ना, जिंदगी भर ग्रेविटी आपके बॉडी को नीचे खींचती रहती है और जितनी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है उतने आप इरेक्ट रहते हैं, उतने सीधे खड़े रहते हैं। आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी आपसे कहा जाता है कि आप सीधा बैठिए तो थोड़ी देर बाद आपको कमर में दर्द होने लगता है, आपकी बैक स्टिफ होने लगती है, जिनकी सीधी बैठने की आदत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो मसल्स है ना, दे आर नॉट अज्यूम्ड टू बी इरेक्ट पोजीशन। आपको उसको ट्रेन नहीं किया है कि आप भाई अज्यूम मसल तब करेगी जब आप उसको उस तरह की ट्रेनिंग देंगे। तो आपको मसल कहती है यार ये तुम्हारे हिसाब से कंफर्टेबल पोजीशन नहीं, थोड़ा झुको तब मैं कंफर्टेबल फील करती। और वो जो बार बार इंसिस्ट करती वही आपका पेन और डिस्कम्फर्ट है। जो मसल आपसे कह रही कि थोड़ा झुक जाओ यार, वो करेक्ट पोजीशन क्या है? आपको सीधा बैठना, और इसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना है एक्चुअली। दैट इज द पोस्चर। बायोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ से पोस्चर की सबसे छोटी डेफिनेशन है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। वो सिर्फ ये कहता है कि इट इज द मेजर ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मसल, बैलेंस एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इन तीनों चीजों को मेजर करता है पोस्चर। व्हाट इज? फर्स्ट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है। आप दूसरा मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मसल, दूसरा बैलेंस, आपका बैलेंस कैसा है अगर आप पोस्चर टर्म्स में बात करें, और तीसरा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपकी ब्रेन और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मार्च पास्ट को कहा जा रहा है तो आपका दाहिना पैर और दाहिना हाथ एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये तीनों चीजें पोस्चर चेक करता है फ्रॉम बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर टाइप्स ऑफ पोस्चर की बात की जाए ना, तो दैट मे बी स्टैटिक और डायनामिक। व्हाट इज स्टैटिक पोस्चर? जब बॉडी को किसी सर्टेन पोजीशन में पोजीशन किया जाता है, जब किसी सर्टेन
स्ट्रक्चरल पोजीशन में आपको पहले कह दिया आपको ऐसे रहना इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन. व्हाट इज what is the position which is giving you the best mechanical advantage? You are stress free, giving minimum effort, and you are correctly follow the basic principle of posture. अगर आप अपनी फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन में जाएंगे ना तो उसमें कहता है कि व्हाट इज पोस्चर. आपका फीट स्लाइटली अपार्ट हो. आप पढ़ना आपकी बुक में भी आपको मिलेगा, हो सकता है आपके टीचर भी आपको ये डेफिनेशन दे, दैट इज वेरी करेक्ट. लेकिन बाद में इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि भाई पैर हल्के खुले हों, बॉडी वेट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपके जो सारे बॉडी सेगमेंट हो एक दूसरे पे इक्वली बैलेंस हो, आपकी स्पाइन इरेक्ट हो, चेस्ट हाई हो और गर्दन आपकी सीधी हो, तो हम कह सकते हैं कि आपका स्टैंडिंग पोस्चर सही है. बट कोई भी ये क्लेम नहीं, इस डेफिनेशन को मैंने आपको क्यों नहीं दिया, क्योंकि नोबडी कैन क्लेम कि मेरे राइट और लेफ्ट फुट में फोर्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. बाय द यूजुअली लोगों का राइट और लेफ्ट में थोड़ा लंबाई का अंतर होता है, इसके लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूट ओके. तो हल्का सा इंचेस में नहीं, बहुत कम, मतलब मिलीमीटर में आपका राइट और लेफ्ट में डिफरेंस है लेंथ में, जिसकी वजह से फोर्स. अब आपके मशीन तो कोई लगी नहीं खोपड़ी में कि आपने कह दिया भाई अगर इतने न्यूटन राइट से लग रहा है तो न्यूटन लेफ्ट से लगना चाहिए. तो दैट डेफिनेशन, इसीलिए वो डेफिनेशन कई जगहों पे गलत हो जाती है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दैट डेफिनेशन, बट दैट इज वेरी बेसिक डेफिनेशन आल्सो. डायनेमिक पोस्चर की बात करें तो जब भी आप मूवमेंट करते हैं एक्चुअली, तो उस मूवमेंट के दौरान जो आप डिफरेंट पोजीशन लेते हैं, क्या वो बायोमैकेनिकली आपको मैक्सिमम एडवांटेज दे रही हैं और क्या वो स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेन फ्री और मिनिमम एफर्ट में हो रही हैं. बहुत छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ ड्रैग फ्लिकर्स का. ड्रैग फ्लिकिंग इज स्ट्रेंथ ओरिएंटेड टेक्निक. व्हाई आई एम सेइंग, हॉकी में एक ड्रैग फ्लिक होता है जिससे आप पेनल्टी कॉर्नर मारते हैं, दैट इज अ स्ट्रेंथ ओरिएंटेड टेक्निक. ठीक, बट व्हाई इट इज स्ट्रेंथ ओरिएंटेड टेक्निक, क्योंकि आपको शोल्डर में, आपके कोर में और आपकी लोअर लिम्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए किसी बॉल को खींच के मारने के लिए. और वो भी स्ट्रेंथ कैसे चाहिए कि आप अपनी लोअर बॉडी से अपने हाथों तक पूरी स्ट्रेंथ को मैकेनाइज करके एक डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें. एक मैकेनिकल चेन होती है फोर्स की जो नीचे से ऊपर आपको डायरेक्ट करती है. बहुत अच्छा एग्जांपल है शॉर्ट पटर्स का. शॉर्ट पटिंग इज नॉट अबाउट द आर्म एंड शोल्डर. एक बेसिक लेवल में आप आर्म और शोल्डर से थ्रो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा थ्रोअर हमेशा जानता है कि उसके कोर और उसके पैरों का बहुत बड़ा रोल है थ्रो में. जब तक वो फोर्स नीचे से, और क्या होता है बिगिनर्स और एडवांस लेवल के एथलीट में जो बेसिक अंतर टेक्निक में दिखता है वो यही दिखता है कि जब स्टैंड वो थ्रो करने जाता है एक बेसिक, तो वो कई बार क्या होता है एक बहुत बढ़िया तगड़ा लड़का है शॉर्ट पटर, देखने में उसकी बिल्ड बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो थ्रो करने जाता है तो वो फोर्स बहुत एग्जर्ट करता है. लेकिन मैंने कंपोनेंट की फोर्स की बात की कि गोले के पीछे कंपोनेंट लगना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करने के लिए. वो कंपोनेंट जो है वो चेंज हो गया अलग अलग डायरेक्शन में, यानी गोले के पे लगने के साथ साथ फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग गया ड्यू टू पोस्चरल इनकरेक्शन. उसका पोस्चर, डायनेमिक पोस्चर करेक्ट नहीं था, उसको जो मैकेनिकल चेन ऑफ मूवमेंट थी वो करेक्ट उसको समझाया नहीं गया. उसको एक टेक्निक से, अगर बहुत पुरानी टेक्निक है तो वो टेक्निक यूज भी नहीं होती कि उसमें पैरियो ब्राइन कर रहा है या मान लो टी पोजीशन में आ रहा है, टी पोजीशन से वो ग्लाइड कर रहा है और ग्लाइड करने के बाद थ्रो के लिए जा रहा है. तो ये टेक्निक क्यों सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज थी, क्योंकि मैक्सिमम एथलीट जो थे वो टी पोजीशन से ग्लाइड पोजीशन में जाने के बाद जब थ्रो करते थे तो उनकी मैकेनिकल चेन ब्रेक हो जाती थी. टी पोजीशन करेक्ट लिया, ग्लाइड किया, ग्लाइड के बाद जब वो थ्रो के लिए जाते थे तो एक सेकंड का एक हॉल्ट आता था जिसकी वजह से फोर्स चेन ब्रेक होने की वजह से फोर्स प्रोडक्शन कम होता था. तो दैट इज डायनेमिक. इसीलिए आजकल सिंपल शॉट रखते हैं, हल्का सा झुकते हैं और फिर शॉट के साथ शॉट को फेंक देते हैं. बट ये समझने की जरूरत है कि डायनेमिक में भी जो पोस्चर आप ले रहे हैं वो भी आपको मैकेनिकल एडवांटेज दे रहा है कि नहीं, दैट इज डायनेमिक पोस्चर. इसके अलावा स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोस्चर हो सकता है कई तरह से. आप स्टैंडिंग और सिटिंग ये सब आप नेट पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा व्हाट इज स्टैंडिंग पोस्चर, व्हाट इज सिटिंग पोस्चर. लेकिन अगर और टाइप्स ऑफ पोस्चर की बात की जाए तो इसमें टाइप्स ऑफ पोस्चर में अलग अलग डिफॉर्मिटीज को एक्सप्लेन किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर पाए जाते हैं. कुछ डिफॉर्मिटीज आपके स्पाइन से जुड़ी हुई हैं. कौन सी है, माइक अपना इंक्लूड करके आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा आपको कराने वाला हूँ नहीं, ये बहुत छोटा टॉपिक है और ये मुझे लगता है कि सब आप पढ़े हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं. तो स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है.
थैंक्स डियर। अश्विनी इसको सिर्फ प्ले कर दे। ये तो पेरी ओब्राइन वाला है सर, डिस्को फुट वाला लगाइए। अरे कोई नहीं, पेरी ओब्राइन भी चलने दो। हम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कि कौन सी टेक्निक सिखाई जा रही है, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि ये जो मूवमेंट है इसमें पोस्चर देखो कैसे बदल रहा है, इनिशियल पोस्चर टू फाइनल जो आपका फॉलो थ्रू का पोस्चर है वो कितना चेंज हो रहा है। और इसमें ना पोस्चर की एक मैकेनिकल चेन है, एक के बाद एक पोस्चर आप लेते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई पोस्चर ऐसा नहीं है जो सेपरेट हो। इसमें समझने की जरूरत है कि आपका एक पोस्चर जो है वो एक पोस्चर स्टार्ट है तो उसी पोस्चर का जो एंड है वो दूसरे का स्टार्ट है। जैसे टी पोजीशन से आप ग्लाइड करते हैं ना, तो वो एक टी पोजीशन आपका स्टार्ट है तो ग्लाइड के लिए वो स्टार्ट भी होता है एक जगह, जहां टी पोजीशन खत्म होती है वहीं आपको ग्लाइड का स्टार्ट होता है। अब देखो ये पोजीशन जब भी चेंज हो रही है ना, एज एन कोच और एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हम डिफरेंट चीजें बाई पार्ट से जरूर रहें, डिफरेंट पोस्चर और बाई पार्ट से जरूर रहें, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, ये सारी चीजें मैकेनिकल चेन में आपस में जुड़ी हुई है और ये सिंगल मूवमेंट है। कौन है बे? इसका माइक म्यूट कर लो जिसके एंड से आवाज आ रही है भाई। चलो, तो डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ पोस्चर यहीं से निकल के आ रहा है कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज आपको मैक्सिमम, मैंने जो बायोमैकेनिकल उसकी बोली डेफिनेशन उसमें साफ साफ लिखा है कि बायोमैकेनिकल एडवांटेज जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है मसल से वो मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं, आपकी बॉडी बैलेंस में है कि नहीं, और तीसरी चीज जो डेफिनेशन की थी दैट इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। आप इन तीनों चीजों को इससे एसेस कर सकते हैं। अभी आप एक बिगनर से अगर शॉट सिखवाने लगेंगे तो शुरू में ना आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ना आपको बैलेंस मिलेगा, और न ही आपको मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम मिलेगा। जैसे जैसे वो सीखता है, जैसे जैसे वो डायनेमिक पोस्चर के कंसेप्ट को समझता है, वैसे वैसे उसकी ट्रेनेबिलिटी बढ़ती है और वैसे वैसे उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो पोस्चर को केवल स्टैटिक फॉर्म में मत लीजिए। मैं ड्रैग फ्लिकर का भी एग्जांपल दे रहा था, तो जैसे जैसे ना क्या होता है, यूजुअली मैं क्यों अब इसको कनेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैंने इतना बोला इसलिए क्योंकि जैसे आपकी टेक्निक पे कमांड होती है, जैसे आप डायनेमिक पोस्चर जो डिफरेंट आपको कनेक्ट करने रहते हैं, आप बेहतर ढंग से कनेक्ट करते रहते हैं। तो जो मैंने पोस्चर की डेफिनेशन दी थी कि मिनिमम स्ट्रेन, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलने लगता है। जब आप ड्रैग फ्लिकिंग की टेक्निक बहुत ज्यादा लगा देते हैं तो उसके बाद वो टेक्निक स्ट्रेंथ ओरिएंटेड रहने के साथ साथ टेक्निक, कई लोग एफर्टलेस मारते हैं, आप एक वर्ड यूज करते हैं एफर्टलेस, है एकदम एफर्टलेस मारता है ड्रैग, यार वो शॉट फेंकता है ऐसा लगता है स्ट्रिंग लगी हुई करने में, बिल्कुल एफर्टलेस है यार। ये आप वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये डायनेमिक पोस्चर का खासियत है कि वो एफर्ट आपका मिनिमम होगा, स्ट्रेन मिनिमम होगा, मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम होगा, बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका मैक्सिमम होगा। अगर ये सारी चीजें मैक्सिमम है तो वो चीज अच्छी दिखाई देना तय है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पोस्चर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिम्नास्ट को जब आप देखते हैं कोई भी स्किल करता है तो उसका ये बेस्ट एग्जांपल है एक तरीके से, डायनेमिक बैलेंस को कैसे वो मेंटेन करता है और हर पूरे मोशन, रेंज ऑफ मोशन जो वो स्किल्स परफॉर्म कर रहा है इन एयर और वाइल लैंडिंग, आप देख सकते हैं इसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कितना प्रॉपर होता है और हर पोजीशन पे पोस्चर मेंटेन रहता है। नाउ मूविंग टू टाइप्स, मैंने बोला कुछ पोस्चरल टाइप्स हैं या डिफॉर्मिटीज हैं जो स्पाइन से रिलेटेड है। मैंने पूछा था स्पाइन से रिलेटेड क्या है। एक में स्पाइन एस शेप हो जाती है, एक में जो लंबर रीजन है वो आगे की तरफ भाग जाता है, अलग अलग है ना, कीफोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस, ये तीन है। मैं इस बारे में आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखना कैसे ये समझ लें। जब भी आप डिफॉर्मिटी के बारे में लिखें तो एग्जैक्टली उस रीजन के बारे में लिखें जिस रीजन की है, सर्वाइकल की है, लंबर की है या थोरेकिक की है। आप फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं तो ये सही नहीं लगेगा कि आपका जो ट्रंक रीजन है वो पेट बाहर की तरफ निकला दिखाई देता है और पीछे हॉलो बैग
दिखाई देता है, दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। अगर मुझे लॉर्डोसिस लिखना है तो मैं पहली लाइन यही लिखूंगा, इट इज द डिफॉर्मिटी ऑफ लंबर रीजन और बेसिकली फ्रॉम L3 to L5 इन विच these vertebral columns या this region projected towards forward direction। अब इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में तो आप सभी लोग फैमिलियर हैं ना, जो सर टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं। हाँ, ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि कितने उसमें सेगमेंट। भाई ऐसे याद कर लो कि 7 सर्वाइकल है, गले के पास 7 सर्वाइकल बोन है, उसके बाद 12 थोरेकिक वर्टेब्रा है, उसके बाद आपकी 5 लंबर है, उसके बाद भी 2-3 है जैसे स्पेक्ट्रम है, कॉक्सी, ये सारी हड्डियां हैं। लिम्बर्गो एक टर्म यूज किया जाता है लोअर बैक पेन के लिए। तो यहाँ देखो फोटो दिखा रहा है भाई, ये कौन सी किताब है, 12th वाली है क्या? अरे वाह, किसकी है ये, नाम क्या राइटर का? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बता दो राइटर का नाम बता दो। बीडी चौरसिया से। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हम लोगों ने नॉर्मल में किससे पढ़ी थी? एल्विस पियर्सन से पढ़ी थी, वो भी फोटोकॉपी बेटा, हमें ओरिजिनल तो जीवन में ना देखे। एल्विन पियर्स, वो जो छोटी वाली हैंडबुक आती थी नर्सिंग वाली। हाँ, और बाद में मुझे किताब मिल गई थी वो उसकी रॉसन विल्सन की। हाँ, जो बेसिकली बहुत महंगी है यार। अब जो बायोमैकेनिक्स की किताब मैं रेफर करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए 2-3, इसमें मैं नेट पे दाम देख रहा था 11,000 रुपए। बेटा मेरे 11,000 में बिटिया का एडमिशन हो जाना स्कूल में, किताब का खरीदने जाऊंगा। अरे नहीं सर, वो मेरा फ्रेंड सर MBBS कर रहा था, ले लिया। बस सबके, हम लोग को भी डॉक्टरों ने ठीक है। फिर तो इनको क्लासमेट्स को लेके जाओ किसी दिन IMS में, इनको जो वहाँ रखे हुए हैं मॉडल्स वो दिखाओ। अब मैं तुमसे कम से कम ना, जैसे तुम लोग ना जितने लोग हो इस ग्रुप में कम से कम क्लास कर रहे हो ना, उनसे मेरी बड़ी वो है रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे पास जो भी स्टडी मटेरियल आए, जो भी किताबें आए, जो भी नोट्स आए, जो भी चीज आए, प्लीज उसको छुपाना नहीं। हाँ, सबको देना है, बिल्कुल। उसको एक दूसरे से शेयर करना। और एक इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ये भी समझ लो बेटा। इतना जान लो कि एग्जाम जज करता है आपको, और एग्जाम में ना मजा तभी आता है जब सबके पास, युद्ध में लड़ाई में मजा तभी, मेरे लिए एग्जाम लड़ाई तो है नहीं, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि युद्ध में तभी मजा आता है जब सबके पास एक जैसे हथियार। और जरूरी नहीं कि एक गाइड, आपको विश्वास करिए, आप अपना नोट्स किसी को फोटोकॉपी करा के पूरी क्लास में बांट दीजिए, बहुत अच्छा नोट्स आपके पास, लेकिन आपको हाँ लेकिन आपको रिजल्ट सबका अलग अलग मिलेगा। ये नहीं कि आपका नोट्स पढ़ के कोई टॉप कर जाएगा ना, हो सकता है उसको पढ़ के कोई फेल भी हो जाए और उसी को पढ़ के कोई टॉप भी कर जाए, किसी का नेट भी निकल जाए। तो दैट डिपेंड्स। और जितना आप बांटेंगे ना उतना कंपटीशन क्लास में बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना आपका लेवल ऊपर जाएगा। और बेसिक चीज है, मेरे पास जितनी किताबें थी, जितने नोट्स थे, मेरे तो नोट्स लेके लोग भाग गए, आज तक वापस नहीं किया। पता नहीं कितने नोट्स, मैं बहुत कम बनाता था लेकिन लोग लेके चले गए, किताबें लेके चले जाते थे। कई बार तो पूछते नहीं थे, मैं पूछता था भैया किताब लेके गए, तो पता लगता था हाँ भाई ले आके बता तो दिया था हमारी किताब। और मेरे पास बहुत किताबें थी लेकिन मैंने कभी बांधा नहीं। और उससे फायदा क्या होता था, आप अकेले सब कुछ जानेंगे तो मजा नहीं आएगा। जब आप अपने 10 लोगों को बताएंगे ना कि यार ये चीजें हैं, और जब वो रिसर्च करेंगे और वो आपसे जब डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी द हेल्दी डिस्कशन, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो सीधे आते हैं उसी पे, लंबर रीजन की ये डिफॉर्मिटी है, जिसमें आपका जो लंबर रीजन का वर्टेब्रल कॉलम है वो फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से बैक में एक हॉलो की तरह बनता है, दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। रीजन ऑफ लॉर्डोसिस क्या हो सकते हैं? हो सकता है हेरिडिटिकल हो सकता है पोस्चरल हैबिट्स आपकी इस तरह की नहीं हो सकता है आपने स्टमक पे वेट पुट ऑन कर लिया हो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हो रहा है। हो सकता है आपके एक्सरसाइज पैटर्न और ट्रेनिंग पैटर्न इस तरह का रहा हो जो आपको लॉर्डोसिस की तरफ ले गया हो, या सबसे आखिरी में हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई है। भाई सब कुछ सही चल रहा था लेकिन आप गए और लड़ गए मोटरसाइकिल लेके, और आपके भगवान ने जो है लॉर्डोसिस कराई दिया, कमर ही टेढ़ी हो गई। इसी तरह स्कॉलियोसिस जो है उसमें ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर है, एक शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, लेकिन ये सर्वाइकल रीजन की है। ये किन कारणों से होती है? सेम यही कारण है जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशनल उसके हैं। इसी तरह आपका ये भी है, क्या बोलते हैं,
काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस। काइफोसिस को ही तो राउंड शोल्डर कहते हैं शोल्डर, क्यों? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो काइफोसिस भी इसी तरह का। आप समझने की जरूरत है कि पहले आपको डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद कॉज लिखना है, किन कॉजेस की वजह से होता है, और उसके बाद आपको जरूर लिखना है करेक्टिव एक्सरसाइजेस। व्हाट आर द करेक्टिव एक्सरसाइजेस? फॉर एग्जांपल, अगर आपको नॉक नी है तो आपको नॉक नी नहीं, कोई भी डिफॉर्मिटी है, तो पहली बात आपको ये समझनी है कि एक एज बैरियर बहुत बड़ी चीज है। अगर एक सर्टेन एज में, हाँ सही है, सही है, बहुत से आसन योग के ऐसे हैं जो अलग अलग डिफॉर्मिटी में काम करते हैं, लेकिन आप ये आपको 12th की सीबीएसई की किताब में या 11th की सीबीएसई की किताब में बहुत अच्छा मिलेगा। गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। और खासकर मुझे लगता है सरस्वती पब्लिकेशन ठीक ठाक है, अगर आप देखना चाहें तो सरस्वती है, और इस समय तो कुछ अच्छे बुक्स हैं, जैसे कैंडिड पब्लिकेशन भी अच्छा है, और एक और है कैंडिड है और हाँ, बहुत जल्दी मुझे कोई अगर विश्वास पब्लिशर का मिल भी गया आता है सर। हाँ नहीं, मेरे तो मैं खुद ही 2-4 पब्लिशर से मिल रहा हूँ यार, मेरी किताब कोई छापने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत गलत कॉन्सेप्ट, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में बहुत गलत कॉन्सेप्ट दिया है सर। नहीं, मैंने अपने अच्छी लिखी है, मेरी राइटिंग बहुत बेसिक है, लेकिन ये है कि अभी मुझे कोई पब्लिशर मिल नहीं रहा, क्योंकि पब्लिशर उसी को मिलता है जिसके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप होता है। तो देखना, सरस्वती अच्छी, उसमें बड़े हम पोस्चर का मिलेगा। तो पहला पॉइंट आप पोस्चर को डिफाइन करें, उसके बारे में, वो भी एग्जैक्ट वर्ड के साथ। फिर आप उसके कॉजेस को लिखेंगे। कॉजेस मैं फिर से बोल देता हूँ, कॉजेस या तो आपकी गलत हैबिट्स हो सकती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज की कमी हो सकती है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला हो, हेरिडिटी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी ट्रेनिंग की गड़बड़ी हो सकती है। ये सारी चीजें मिलकर आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का कारण बन सकती हैं। लास्ट में जो चीज इसमें लिखनी है वो है करेक्टिव एक्सरसाइज। लेकिन आपको हमेशा, बीइंग फिजिकल एजुकेशन टीचर, हमेशा ये ध्यान रखना है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बहुत यंग एज में ही करेक्ट होती है पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 3-4 साल का है और आपको फ्लैट फुट या नॉक नी ये मिल रहा है और आपने जज कर लिया है, तो यू कैन वर्क आउट एंड यू कैन क्लियरली टेक आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन एक एज के बाद जब बोन जो है और जॉइंट सेटल होने लगते हैं, तो उसके बाद ये डिग्री इसकी कम हो जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जाता है। पहला ये समझना है आपको। आप 25 साल के हैं तो आप जूता प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना फ्लैट फुट को थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका फ्लैट फुट चला जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। अब जैसे आप पढ़ोगे 12th की किताब में कि घुड़सवारी नॉक